हेलो बच्चे, कैसे हो? हाय। आपको आज सोचा मैं ऑनलाइन अपने चेहरे के साथ पढ़ा दूं, आपको क्लास जैसा माहौल मिले, इस तरह मैं आपके लिए ऑनलाइन आया हूं। तो नया नया चैनल है, लगता है आप कुछ गलतियां भी हुआ करेंगी, कोई दिक्कत नहीं, आपका ही शिक्षक हूं मैं, तो कुछ सुधार किया जाएगा। नया काम किया है तो आपको ऐसा क्लास जैसा अपने घर पर अनुभव हो, इसी तरह मैं तरह तरह की क्लासें बनाकर डालता रहूँगा। हमारे आज हम आपको कक्षा 9 की विज्ञान विषय की प्रथम अध्याय को अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपने क्लासों में तो पढ़ाई ही है और उसको आज हम ऑनलाइन के माध्यम से और आपका रिवीजन बना रहे और आप जुलाई में नई ऊर्जा के साथ पुनः आप विद्यालय में आएँ। तो हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पहला अध्याय है। हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। तो पदार्थ आपको बता रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उससे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। कोई भी वस्तु हो, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, मतलब कोई पदार्थ अपना जगह घेरेगा, कोई इसका एक आयतन भी होगा, उसका मतलब एक तो आकार होगा, स्थान है, आकार आयतन भी होगा, उसमें द्रव्यमान भी होगा। तो इस तरह की वस्तुओं को हम पदार्थ का नाम देते हैं। उदाहरण जैसे हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और जानवर। तो संसार की पूरे सभी वस्तुएं इसमें समाहित हो जाती हैं। पदार्थ आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को मूल तत्वों में बांटा है, जिसे हम पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश कहते हैं। तो पदार्थ आप जानते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, इनको हम थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे। तो पदार्थ के गुण के बारे में देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे खाली जगह कहते हैं। यही कारण है कि पानी में नमक या चीनी आसानी से घुल जाते हैं। अब मान लो आप ठोस पदार्थ में किसी लोहे पर या किसी लकड़ी पर कोई भी पदार्थ डालेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, तो आप समझें वो ठोस है, उसका गुण है। तो इसमें यह है कि जो द्रव पदार्थ होते हैं ना, उसमें ये उस खाली जगह होती है, ये हमें दिखते नहीं है, पर जो नए कण हम जो डालते हैं नए पदार्थ के रूप में, तो उसमें घुल जाते हैं। जैसा कि आप जैसे पानी है, पानी में खाली जगह रहता है, उसके अंदर नमक है या चीनी है, पूरी तरह आसानी से घुल जाते हैं। तो इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि इनके अंदर कोई रिक्त स्थान है जो उनमें समाहित हो जाता है। दूसरा है निरंतर गतिशील। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर इनकी गति और तेज हो जाती है। जैसे हम द्रव की बात करें तो ये गतिशील होते हैं, ठोस गतिशील नहीं होते, एक जगह स्थिर रखे रहते हैं। और द्रव की बात करें तो द्रव को हम खुला छोड़ दें तो वो क्या देखते हैं आप लोग, बहने लग जाता है। तो यही इनकी गतिशीलता है। तो गतिशील है, उनके कणों के बीच में गति करते रहते हैं आपस में, तो इन्हें हम गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तापमान बढ़ने पर इनकी गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। जैसे हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, पानी है, दूध है, तो उनकी क्या है, तेजी के साथ गतिज कर देंगे, उनके कण गतिज ऊर्जा कर देंगे। यही कारण है कि आप देखते हैं कि दूध वगैरह उफन के बाहर निकल जाता है, क्योंकि कण हैं, जैसे तुम्हें तापमान देंगे तो तेजी के साथ अगर उन्हें नहीं रोका गया तो देखते हैं आप बाहर उबल कर निकल जाते हैं। तो उनकी क्या होता है, उन कणों की गतिज ऊर्जा के कारण ही ये ऐसा होता है। तीसरा है आकर्षण बल। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। तो ये आकर्षण करने का बल, अब देखिए ठोस हैं, ये आपस में बंधे होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, तो इन्हें हम किसी बाहरी बल लगाकर ही इन्हें तोड़ सकते हैं या अलग कर सकते हैं। कोयला, लकड़ी, ऐसे सोना, चांदी, लोहा। अब द्रव पदार्थों की देखें तो आप देखते हैं द्रव पदार्थों में उनके कणों में आकर्षण बल कम होता है, तो इधर रखते ही उनके इधर उधर हो जाते हैं, फैल जाता है। या कोई हम सॉफ्ट चीज़ देते हैं, मुलायम है, प्लास्टिक है, उसको खींचेंगे टूट जाएगा, तो वो क्या है, उनके आकर्षण बल की वजह से खिंचाव आएगा, तो उतना बाद में आके वो टूट जाएगा। तो इस तरह इनको बलों को आपस में बांधे रखने का गुण है, उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, मैंने बताया है, आपको क्लासों में भी जाना है। ठोस अवस्था, नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उसको हम बता सकते हैं कि ये इतना बड़ा है, इतना छोटा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। तो इस तरह एक प्रत्येक ठोस पदार्थ का एक आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उसको आप कह सकते हैं कि इतना मीटर, इतना फुट है, इतना चौड़ा है, लंबा है। तो इसमें
इसकी एक निश्चितता होती है, आकार और सीमाएं और आयतन ये निश्चित होता है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता समझिए, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को कहते हैं दबाना, तो ये इसमें नगण्य होती है, अगर दबा नहीं सकते। इस शब्द को समझेंगे, संपीड़ितता क्या है, जैसे हम लकड़ी को दबाएं तो दबेगी नहीं, एक टूटेगी। लोहा है, पत्थर है, उसको दबाएं तो नहीं दब पाएगा ना, तो ये उनकी गुण है ना, वो इसी को संपीड़ितता कहते हैं। यह नगण्य ना के बराबर होती है, कुछ ठोस पदार्थ उनमें होती है, इसलिए नगण्य शब्द लिखा है। तो द्रव अवस्था पर आइए, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं है, आप इसको नहीं कह सकते कि गोल है पानी, दूध गोल है, या दूध ऐसा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा नहीं कहेंगे ना, या इसकी सीमा नहीं बता सकते कि इतना मीटर दूध, इतना लंबा दूध, इतना चौड़ा, ये नहीं कह सकते, या गोल दूध नहीं कह सकते। इसका कोई आकार निश्चित नहीं, लेकिन जिस बर्तन में हम रख देंगे पानी, दूध, तेल, इनको उसी बर्तन में अपना एक आकार ले लेते हैं। तो ये इनमें एक इसका एक गुण होता है। तो इनमें ये बहाव होता है, इनमें क्या होता है, बहाव, बहने वाला होना। आप जानते हैं, छोड़ देते हैं खुले में द्रवों को तो वो अपना रास्ते से बहने लग जाते हैं, तो ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का एक आकार ले लेंगे। इनको तीसरा, गैसीय अवस्थाओं के बारे में, गैस तीसरा पदार्थ का गुण है, अवस्था है गैस। इनका ना तो आकार निश्चित होता है ठोसों की तरह, और ना ही आयतन निश्चित होता है। इनका आकार, आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में हम रखते हैं उसका वही आकार ले लेते हैं, और इसकी तुलना गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो आप संपीड्यता समझते हैं कि दबाया नहीं जा सकता। इनको हमेशा सिलेंडर में आप देखते हैं भर के रखा जाता है। दूध, तेल, इनको आप लोग खुले में रख सकते हैं बर्तनों में। इनमें क्या है, इनके जो गति करते हैं कण बहुत तेज़ी के साथ गति करते हैं, गति की वजह से उनके कण दूर दूर तक चले जाते हैं, और इसी तरह ये वाष्प अधिक होती है। तो गैसों में संपीड्यता बहुत अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इनके कण बिखरे हुए होते हैं, और इसी को इसलिए इन्हें हम दबा कर रख सकते थे। इससे CNG, तो CNG शब्द में मैंने बताया कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, इसमें दबा के इसको प्रेस किया जाता है, प्रेशर के माध्यम से तब ये भरी जाती है। इसके आगे देखते हैं अवस्थाओं की तुलना। तो इस हम टेबल में तीनों पदार्थों को हमने संक्षेप में जाना, इनकी अवस्थाओं के हम कंपैरिजन करेंगे, इस आकार और आगे इसका आयतन देखेंगे, संपीड्यता और कणों के बीच आकर्षण बल। तो इन आधार पर हम इन तीनों की तुलना करके आप इनको पदार्थों को जानेंगे। आकार निश्चित होता है ठोसों का, द्रवों का अनिश्चित होता है, आप जानते हैं, और गैस का और अनिश्चित होता है, कोई नहीं बता सकते आकार कितना है। आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, और गैस का निश्चित होता है। संपीड्यता, इसमें ठोस में नगण्य होती है, इसको नहीं दबाया जा सकता है। द्रवों को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, थोड़ा बहुत, और गैसों को बहुत अधिक, गैस के अंदर संपीड्यता का गुण अधिक होता है। और कणों के बीच आकर्षण बल, चूंकि ये आपस में बल की वजह से बंधे होते हैं कण आपस में, इसलिए ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिकतम होता है, द्रव पदार्थ में उससे कम होता है। जिस तरह खुले छोड़ देते हैं तो बल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, पानी, दूध, तेल, इनको छोड़ेंगे तो आप सीधा गति करने लग जाएंगे, तो उनके बीच जो कण हैं ना, उनमें बल कम होता है, इसलिए वो आपस में कम आकर्षण की वजह से वो गति करते रहते हैं। और गैसों में न्यूनतम आकर्षण बल होता है, इसे आप रोक नहीं सकते, खुले में गैस छोड़ते ही सीधा वाष्पीकृत हो जाती है। एक और गुण है इनका तन्यता, इसमें दिया नहीं है। तन्यता मतलब है किसी को हम खींचकर तार के रूप में बना सकते हैं। तो तन्यता का गुण क्या है, इनमें ठोस में ज़्यादा होता है, द्रवों में बिल्कुल नहीं होता, द्रव के तार नहीं बनाए जा सकते ना, गैसों में होती नहीं है। और आगे देखिए इसमें अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन क्या है, इन ठोसों की जो पदार्थों की अवस्था जो परिवर्तन होता है उनको हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम बर्फ़ लें, बर्फ़ क्या है, एक ठोस पदार्थ है, और बर्फ़ का जब हम गलन करके हम द्रव के रूप में प्राप्त करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, लिक्विड। देख रहे हैं आप लोग चित्र के माध्यम से। जब हम द्रव को, उसी द्रव को यानी पानी को हम गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो वो उसको वाष्प बन के गैस के रूप में, और वो वाष्पीकृत हो जाता है। इस तरह एक पदार्थ की जो अवस्थाओं में चेंजिंग होती है उसी को हम पदार्थ की अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ, हाँ, हम तापमान और दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को आसानी से बदल सकते हैं, ठीक। तापमान का प्रभाव ठोस को गर्म करने पर द्रव में गलन, और द्रव को कम करने पर गैस में उबलना बदल जाता है, ठीक है, उबल जाती है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मैंने क्लास में ही बताया था।
कुछ पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे कपूर को जलाते हैं तो आप देखते हैं कपूर को वो अपने द्रव में नहीं बदलेगा, द्रव में के बदलने के बजाय सीधा वाष्प में बदल जाता है, इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तापमान और दाब का प्रभाव। अच्छा, पदार्थों पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्लाइड में जानेंगे। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसी को हम गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने आपको कक्षाओं में भी बताया था कि 0 डिग्री तापमान पर अगर हम जल को रख देते हैं फ्रिज वगैरह में, तो वो एक निश्चित तापमान पर वो क्या बर्फ़ में बदल जाता है। वही तापमान जो जिस द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दे, वो उसको को हम गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो जिस ताप पर कोई भी जो द्रव है वो वाष्प में बदलने लग जाए, उसी या उबलने लग जाए, उसी को हम उस तापमान को ही हम क्वथनांक कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब बढ़ने पर तापमान कम करने से गैस द्रवीकृत हो सकती हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर रखा जाता है, दाब 1 एटमॉस्फेयर होने पर यह सीधे गैस में बदल जाती है। वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को समझेंगे। वाष्पीकरण का जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में बदल जाता है। ठीक, यह पूरी तरह से एक सतही प्रक्रिया है। सतह पर मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जो आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प में बदल जाती है। आप देखते हैं जैसा कि पानी उबलने रख देते हैं तो पानी में जो बुलबुले होते हैं वही वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और पानी धीरे धीरे पानी के कण द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतह का क्षेत्रफल वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए उन्हें फैलाना, आप जानते हैं कपड़ा भिंजो कर हम धुलाई करते हैं, कपड़े को एक साथ रखकर भी सुखाया जा सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम उसे फैलाते इसलिए हैं कि उसको जो हमारा पदार्थ है ना, पानी के जो कण हमारे कपड़े से लगे हुए हैं उनको एक एरिया मिल जाए, क्षेत्रफल मिल जाए, इसी वजह से उस पर वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। अब देखें, तापमान बढ़ने पर जो कणों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो तेजी से बढ़ जाती है और इसी वजह से तापमान के साथ वो तेजी से वाष्पीकृत होता है जल। तो अब छाया की अपेक्षा, यही कारण है कि छाया की अपेक्षा अगर हम धूप में कपड़े को फैला कर सुखाते हैं तो और जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तापमान का आप समझ गए। तापमान को इस प्रकार वाष्पीकरण में तापमान को प्रभावित करता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। आर्द्रता किसको कहते हैं, किसी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। ठीक है, जैसे वायु में जो नमी होती है ना, बरसात के दिनों में देखा होगा, तो वायु में जो उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा कम होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है, तो उसी को क्या हम आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता नमी को कहते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कूलर की हवा में आप जब लेते हैं ना, तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्या वो पानी के कणों से ही होती है। आप समझते हो हमें ठंडी हवा मिलती है, ऐसा नहीं है, वो क्या है, आर्द्रता महसूस होती है और हमें वो नमी है, पानी को वाष्प में बदलकर हवा के माध्यम से छोटे छोटे कण और आपके कपड़ों पर, आपके शरीर पर लगते हैं, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। आपका तापमान गर्म होता है, शरीर का तापमान उससे टच होते ही आप ऐसा लगता है ठंडक महसूस करते हैं। ये सब आर्द्रता की वजह से होता है। वायु में गति, तेज हवा में जल वाष्प के कण उड़ जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हवा भी वाष्पीकरण में अहम कारक होती है। आप देखते हैं अगर धूप भी निकल रही हो, खुले में कपड़े भी सुखा देते हैं, ऊपर से हवा भी चल जाए
तो और कपड़े बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। आप कभी कभी देखते हैं धूप नहीं निकलती है और कमरे में कभी पंखों के सामने रख देते हैं, तो रात भर में आप देखते हैं कपड़े सूख जाते हैं। तो वायु की गति है ना, वो भी हमारे जो कपड़े में भींजा हुआ पानी के जो कण लगे हुए हैं उनको वाष्पीकृत कर देता है। और इस तरह ये तीनों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को जान गए आप। तो बस बच्चों, काफ़ी है, यही इतना ही क्लास है। बस आपकी क्लास समाप्त करते हैं। आपको कैसी क्लास लगी हमें आगे बताना, और आपको इस जो भी कमी रह गई है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, इनको मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।